डॉक्टर एस तिवारी, गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़। इतिहास BA प्रथम वर्ष, प्रथम प्रश्न पत्र, प्रथम इकाई के एक अध्याय भारतीय इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण। यह प्राचीन इतिहास या प्राचीन काल के संदर्भ में है, भारतीय इतिहास के विषय में। सर्वप्रथम हम देखते हैं इतिहास एवं स्रोत शब्द का क्या अर्थ है। इतिहास कथा अथवा कहानी नहीं है, यह सत्य घटनाओं का ब्यौरा है, लेखा जोखा है। इतिहास मानव जाति का प्रामाणिक अतीत है। इसे मात्र प्रामाणिक अतीत भी कह सकते हैं, क्योंकि इतिहास केवल मानवों का ही नहीं होता, ग्रहों का, वनों का, सबका इतिहास होता है। अतीत का प्रामाणिक अभिलेख इतिहास है, प्रकारांतर से भी कहा जाता है। परिभाषा के रूप में यदि कहना चाहें, विगत की घटनाओं का प्रामाणिक, तथ्यपरक, क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन ही इतिहास है। इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ इति, ह, आस, 3 खंडों से बना। ऐसा, ऐसा निश्चय पूर्वक हुआ अथवा ऐसा निश्चित रूप से हुआ। किसी घटना को हम निश्चय पूर्वक स्रोतों के आधार पर ही, प्रमाणों के आधार पर ही कह सकते हैं। ये इतिहास का संक्षिप्त अर्थ हुआ। अब इतिहास के स्रोत, स्रोत का क्या अर्थ है? वह साक्ष्य, प्रमाण, तथ्य, सबूत, साधन अथवा सामग्री जिसके आधार पर इतिहास लिखा जाता है, इतिहास का स्रोत कहा जाता है। इतिहास की जानकारी के 3 मूल साधन हैं। पहला साक्ष्य, दूसरा दस्तावेज और तीसरा भौतिक अवशेष। साक्ष्य से अर्थ विश्वसनीय रूप से ज्ञान, यह प्रत्यक्ष स्रोत हो सकता है, साहित्य के रूप में अथवा लिखित रूप में भी हो सकता है। दूसरा दस्तावेज, जो मूल घटना के प्रवर्तन के साथ उत्पन्न हुए हों। सरकारी पत्र व्यवहार हो सकता है, टिप्पणियां या सरकारी आदेश इसमें आते हैं। तीसरा है भौतिक अवशेष, जिनमें भग्नावशेष, पाषाण उपकरण, मानव निर्मित सामग्री इसके अंतर्गत आती है। अध्ययन में सुविधा के दृष्टिकोण से हम इसे 3 भागों में न बांटकर 2 भागों में बांटते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत या सामग्री। इस संदर्भ में एक प्रश्न भारतीय इतिहास लेखन या भारतीयों के इतिहास मेधा के ऊपर उठाया जाता है, उस पर संक्षिप्त चर्चा उपयुक्त होगा। एक प्रश्न, क्या प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक मेधा की कमी थी? जैसा कि डॉक्टर RS त्रिपाठी लिखते हैं, प्राचीन भारतीय वंग में विशद एवं समृद्ध होते हुए भी इतिहास की सामग्री में अत्यंत न्यून है। संभव है कि इस महत्वपूर्ण साहित्यिक क्षेत्र की उपेक्षा का कारण ऐतिहासिक मेधा की कमी रही हो। एल्फिस्टन भी लिखते हैं कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व भारतीय इतिहास के किसी भी घटना को तिथि देना, काल देना संभव नहीं है। इतिहासकारों में फ्लीट, मजूमदार, स्मिथ और अन्य इतिहासकार भी हैं जो इसी मत के पोषक हैं, इसी मान्यता के समर्थक हैं कि भारतीयों में इतिहास मेधा की कमी थी। इस पर विचार करते हैं। छांदोग्योपनिषद में, यह उपनिषद तब लिखा गया जब हीरोडोटस, जिसको कि
यूरोप में और आमतौर पर स्वीकार किया जाता है इतिहास के जनक के रूप में, उनका जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय इतिहास के विषय में छांदोग्य उपनिषद में लिखा गया, इतिहासम पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। सनातन साहित्य में या हमारे देश में वेदों को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। 4 वेद हैं, आप सभी जानते हैं। इतिहास को 5वां वेद कहा गया। इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि भारतीयों में इतिहास को लेकर कितना महत्व था या उसकी कितनी जानकारी थी। महाभारत में उल्लेख है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत्। तीसरा प्रमाण इसका हमें मिलता है कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी हम जानते हैं। इतिहास को विषय ही नहीं महाविषय उन्होंने कहा। वेनसांग जब भारत यात्रा पर चीन से आया तो वह उल्लेख करता है कि ऐतिहासिक विवरण हेतु राज्य के द्वारा लेखक नियुक्त किए गए जो इतिहास का विवरण लिखते हैं। उपयुक्त प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीयों को इतिहास के विषय में पर्याप्त जानकारी थी और इतिहास विषय का पर्याप्त महत्व भी हमारे देश में प्राचीन काल से स्थापित था। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि भारतीय इतिहास प्राचीन काल में तिथिवार तिथि क्रम के अनुसार एवं श्रृंखलाबद्ध नहीं है। यह कथन एक सीमा तक अवश्य सत्य है, क्योंकि भारतीयों के मन में इतिहास की अवधारणा अलग तरह की थी। परंतु भारतीयों में ऐतिहासिक मेधा की कमी थी, यह कथन नितांत त्रुटिपूर्ण है एवं निराधार है। आज के इतिहास की तरह लेखन प्राचीन काल में अवश्य नहीं हुआ था, किंतु अन्य तरह से, जैसा कि मैंने कहा कि भारतीयों में इतिहास की अवधारणा वर्तमान में जो इतिहास के संदर्भ में अवधारणा है या पाश्चात्य अवधारणा है उससे पृथक थी। यहाँ पर इतिहास इन रूपों में देखा जा सकता है, गाथा के रूप में, पुराणों के रूप में जिनकी संख्या 18 है, नराशंसी, गाथा नायकों का विवरण होता है नराशंसी, इतिवृत्ति, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इन रूपों में भारत में प्राचीन काल से इतिहास का लेखन या इतिहास की सामग्री इसे हम कह सकते हैं। यदि हम वर्तमान संदर्भों में इतिहास लिखना चाहें तो ये हमें ऐतिहासिक सामग्री प्राचीन काल के संदर्भ में प्रदान करती है। अब हम देख लेते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, किस ढंग से इसे हमें अध्ययन करना चाहिए। पहला है साहित्यिक और दूसरा है पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक धार्मिक साहित्य और एक धर्मनिरपेक्ष या अधार्मिक भी कह सकते हैं, धर्म से संबंधित जो साहित्य नहीं है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, एक है घटना प्रधान साहित्यिक जीवन चरित्र एवं अन्य, दूसरा जो विदेशी यात्री भारत आए उनका विवरण। ये धर्मनिरपेक्ष साहित्य को 2 भागों में बांटते हैं। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक स्रोत के अंतर्गत ब्राह्मण धर्म साहित्य, बौद्ध धर्म साहित्य और जैन धर्म के साहित्य हैं। धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत 2 भागों में बांटा गया। इसमें जीवन चरित्र एवं अन्य जो ग्रंथ हैं उसके अंतर्गत 4 भागों में हम अध्ययन करेंगे। एक है ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक, जीवन चरित्र, विशुद्ध साहित्य और संगम साहित्य के रूप में। धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत विदेशी यात्रियों का वृत्तांत भी आता है दूसरे भाग में। इसमें यूनानी यात्री, तिब्बती और चीनी
तथा मुस्लिम यात्री या लेखक हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं, कलाकृतियां एवं बर्तन तथा भग्नावशेष के अंतर्गत इतिहास के स्रोतों का अध्ययन करेंगे। पहला, साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक साहित्य। धर्म विशेष से प्रभावित ग्रंथ साहित्य तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दशा का विवरण प्रस्तुत करते हैं। इनमें ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में पहला है वेद। आप सभी इससे परिचित हैं कि वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। प्रत्येक वेद के अध्ययन के लिए 4 खंडों में वेद विभाजित हैं। पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। संहिता को ऐतिहासिक सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। इसका कारण है कि ऐतिहासिक प्रमाण इसमें नहीं है। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद इतिहास के स्रोत के रूप में स्वीकार्य। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। इसमें आर्यों के जीवन का विस्तृत विवरण हमें प्राप्त होता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूत्र, 10,580 ऋचाएं हैं। ऋचाएं वेद श्लोक होती हैं, मंत्र हैं। यह स्तुति मंत्र है। ऋक से बना हुआ है ऋचाएं। ऋक का अर्थ होता है प्रशंसा करना, तो स्तुति मंत्र होती हैं ऋचाएं। ऋग्वेद के साथ अन्य 3 वेद हैं। वे भी इतिहास के स्रोतों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। अब हम देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये वेद के ही हिस्से हैं। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता को हम छोड़ रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ऐतिहासिक स्रोत के रूप में स्वीकार नहीं किए जाते। ब्राह्मण है इसमें क्योंकि वेद पद्य में रचित हैं, ज्यादातर पद्य में लिखे गए हैं। उनकी गद्य टीका या सरल व्याख्याओं को ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया है। प्रत्येक वेद के पृथक पृथक ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। सामवेद के प्रौढ़ या पंचविश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, मंत्र या छांदिज्ञ ब्राह्मण, जैमिनीय या तावलकर ब्राह्मण। यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद, आपको पता होगा ये कि शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद इसकी शाखा है। शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण के भी 2 भाग ही हैं, पृथक 2 भाग हैं। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं तैत्तरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण, कपिष्ठल ब्राह्मण। ये यजुर्वेद के 2 शाखाओं के अलग अलग ब्राह्मण। अथर्ववेद का एक ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। तो यह स्पष्ट है कि वेदों के अध्ययन के लिए संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद 4 भागों में इसे बांटा गया है। ब्राह्मण प्रत्येक वेद के पृथक पृथक हैं और ये क्योंकि वेद पद्य में हैं, इसलिए उसकी व्याख्या की गई है, टीका की गई है, सरल रूप में प्रस्तुत किया गया है, वह ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। इतिहास के स्रोत के रूप में ऐतरेय ब्राह्मण महत्वपूर्ण है। इसमें राज्याभिषेक, उत्सव, राजाओं का क्रमवार विवरण हमें प्राप्त होता है। अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन का विवरण हमें प्राप्त होता है।
तीसरा, आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों का वह हिस्सा या भाग जो वनों में पठनीय था, आरण्यक कहलाता है। यह कोई पृथक ग्रंथ नहीं है, यह ब्राह्मण ग्रंथों का ही हिस्सा है और ये सभी वेद के ही हिस्से माने जाते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति इसका अध्ययन करते थे, मनन करते थे, इस कारण भी इसका नाम आरण्यक पड़ा। आध्यात्मिक विषय वस्तु पर इसमें विवरण प्राप्त होता है। जीवन, मृत्यु, आत्मा, परमात्मा के विषय में इसमें चर्चा की गई है। उपरोक्तानुसार ब्राह्मण ग्रंथों में ही आरण्यक समाहित हैं। इतिहास के साधन के रूप में इसमें हम देख सकते हैं कि तैत्तरीय आरण्यक है। इसमें कुरु, पांचाल, काशी, विदेह और महाजनपदों का 16 महाजनपद थे, इनका विवरण हमें प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे अगला, चौथा, उपनिषद। उपनिषद 3 खंड हैं इसके। गुरु से निकटता या गुरु के निकट होकर ज्ञान प्राप्त करने से अर्थ है। इसे वेदांत भी कहा गया है क्योंकि वेदों के अंत में है। गद्य और पद्य दोनों में यह लिखित है। संख्या 200 के लगभग स्वीकार की जाती है, कुछ मतों के अनुसार 108, जिनमें 13 प्रमुख माने जाते हैं। समस्त भारतीय दर्शन का मूल स्रोत उपनिषदों में निहित है। ब्रह्म, जीव, जगत इसके मुख्य विषय हैं। सभी वेदों के पृथक उपनिषद हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय, कौशितकी, सामवेद, छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यक और ईशोपनिषद। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद। इस तरह कुल मिलाकर 13 उपनिषद जो मुख्य माने गए हैं उपरोक्तानुसार आपको बताए गए। इतिहास के स्रोत के रूप में छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद महत्वपूर्ण हैं। बिंबसार के पूर्व का इतिहास का विवरण इनमें हमें प्राप्त होता है। 5वां, वेदांग। वेदों को सरलता पूर्वक समझने के लिए विशिष्ट विद्याओं की शाखा है। इनकी संख्या 6 है और इन्हें वेदांग कहा जाता है। शिक्षा शब्द से आप परिचित हैं। कल्प, कल्प से अर्थ जिसमें कर्मकांड, जन्म, उपनयन, विवाह, अंत्येष्टि और यज्ञ का विधान बताया गया है, वह कल्प कहलाता है। व्याकरण तीसरा है, आप परिचित हैं व्याकरण से। निरुक्ति शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र से संबंधित है। शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, यह निरुक्ति कहलाती है। छंद आप परिचित हैं और ज्योतिष शब्द से भी आप परिचित हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग स्वीकार किए गए। इतिहास के साधन के रूप में वेदांग महत्वपूर्ण हैं। वेदांगों से समाज व धर्म की जानकारी, हमें इतिहास विषयक जानकारी प्राप्त होती है। 6वां है कल्प सूत्र। कर्मकांडों के प्रतिपादन हेतु सूत्र रचे गए, सूत्र ग्रंथ रचे गए। इनके 3 भाग हैं। श्रोत सूत्र, ये महायज्ञ यदि आयोजित हों उसके विषय में है। गृह सूत्र, गृह संस्कार के विषय में है। तीसरा धर्म सूत्र, धर्म के नियम
विषयक हैं। इतिहास के साधन के रूप में क्या स्रोत, क्या जानकारी मिलती है, यह आर्यों के सामाजिक और राजनीतिक दशा का विवरण इन सूत्र ग्रंथों से हमें प्राप्त होता है। सातवां महाकाव्य आप सभी परिचित हैं, रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया, महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। इन दोनों ग्रंथों से तत्कालीन समाज की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, राज्य, राजा, धार्मिक स्थिति, राज्य के आदर्श, नैतिकता, शिष्टाचार, रीति रिवाज, इन सब का विस्तृत विवरण हमें प्राप्त होता है। यद्यपि ये कथा के रूप में लिखा गया है, कई स्थानों पर अतिरंजना भी है, किंतु फिर भी पर्याप्त जानकारी इतिहास के विषय में हमको इन दोनों ग्रंथों से प्राप्त होती है। अगला है आठवां पुराण। 18 इनकी संख्या है। पुराण शब्द का अर्थ प्राचीन है। प्रमुख पुराण जिनका ऐतिहासिक महत्व है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण, गरुण पुराण और मार्कंडेय पुराण हैं। स्कंद, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त और हरिवंश पुराण में भी हमें कुछ ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। प्रत्येक पुराण 5 भागों या इनको प्रकरण कहा जाता है में विभक्त होता है। पहला है सर्ग, दूसरा प्रतिसर्ग, तीसरा है वंश, चौथा मनवंतर और 5वां वंशानुचरित। इसके प्रथम 4 भाग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं हैं। 5वां वंशानुचरित अंतिम हिस्सा इतिहास हेतु महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक का विवरण इन पुराणों से हमें प्राप्त होता है। यद्यपि ये तिथिपरक नहीं है, इनमें कथाएं समाविष्ट हैं, अतिरंजना भी है, किंतु फिर भी पुराण इतिहास जानने की पर्याप्त सामग्री हमें प्रदान करते हैं। तिथिक्रम स्पष्ट पुराणों में नहीं है। अगला है स्मृति साहित्य। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा गया है। मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति और पराशर स्मृति ग्रंथ हैं। इन स्मृति ग्रंथों से समाज, धर्म और राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। ये सनातन धर्म साहित्य या ब्राह्मण धर्म का साहित्य, इससे इतिहास की जो जानकारी हमें मिलती है उसका विवरण हुआ। इसके पश्चात बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य पाली और संस्कृत में लिखे गए हैं। पहला इसमें है जातक कथाएं। इनकी संख्या 549 है। आप सभी को पता होगा इस विषय में कि बुद्ध के पूर्व जन्मों के कथाएं इसमें दी गई हैं। इसमें 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक दशा का हमें ज्ञान होता है। कुछ तो बुद्ध के पूर्व काल का विवरण भी हमें इसमें प्राप्त होता है, क्योंकि उनके पूर्व जन्मों की ये कथाएं हैं, तो कुछ उसके पूर्व काल की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। दूसरा पिटक ग्रंथ, त्रिपिटक पाली भाषा में लिखित हैं। विनय पिटक भिक्षु और भिक्षुणियों के अनुशासन और अन्य निर्देश हैं। दूसरा सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेश का सार इसमें दिया गया है। तीसरा अभिधम्म पिटक 7 संग्रह हैं इसके, बुद्ध के दर्शन और विचार और उनकी व्याख्या अभिधम्म पिटक में की गई है। इतिहास की सामग्री जो हमें इसमें मिलती है, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की पर्याप्त जानकारी इनमें है। बौद्ध संगठन, संघों का जो संगठन होता था, इसके विषय में भी पर्याप्त जानकारी हमें प्राप्त होती है। तीसरा ग्रंथ है मिलिंद पन्हों, मिलिंद प्रश्न भी इसका अनुवाद किया जा सकता है। पाली भाषा में लिखा है।
राजा मिलिंद या वास्तविक नाम मिनेंडर, इसके काल के विषय में हमको जानकारी प्राप्त होती है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति का विवरण इस ग्रंथ से हमें प्राप्त होता है। चौथा, दीपवंश और महावंश, ये पाली भाषा में लिखित महाकाव्य हैं। इसमें लंका के इतिहास की जानकारी, श्रीलंका के इतिहास की जानकारी, उस काल में इसे सिंहल द्वीप कहा गया था, और मौर्य काल विषयक जानकारी इन दोनों ग्रंथों से हमें, महाकाव्यों से हमें प्राप्त होती है। अन्य बौद्ध ग्रंथ भी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें दिव्यावदान, ललित विस्तार, महावस्तु, मंजूषी मूल कल्प, बुद्ध चरित, सौदरानंद, महाविभाष सूत्र, वैपुल्य सूत्र, इन ग्रंथों से, बौद्ध ग्रंथों से मौर्य काल से लेकर हर्ष के काल तक की जानकारी हमें प्राप्त होती है। विदेशों के साथ संबंध, सांस्कृतिक स्थिति और बुद्ध के विचार भी हमें प्राप्त होते हैं। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं वो भी इतिहास के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण हैं। तीसरा, जैन धर्म से संबंधित साहित्य बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला ग्रंथ है इसमें परिशिष्ट पर्वन, 12वीं शताब्दी में लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इतिहास की काफ़ी सामग्री हमें प्राप्त होती है। दूसरा, भद्रबाहु चरित, चंद्रगुप्त काल का विवरण देता है। ये दोनों ग्रंथ हेमचंद्र के द्वारा रचित हैं। तीसरा ग्रंथ है कथाकोश। चौथा, त्रिलोक प्रज्ञप्ति। पांचवां, भगवती सूत्र। छठा, कालिका पुराण। सातवां, कल्प सूत्र। आठवां, आराधना कथाकोश। नवां, स्थविरावली। 10वां, आवश्यक सूत्र। 11वां, पुण्याश्रव। 12वां, कथाकोश और 13वां, लोक विभाग। जैन साहित्य को प्रारंभ में 14 पूर्वों में संकलित किया गया। बाद में इसे पुनः व्यवस्थित करते हुए 12 अंगों में संकलित किया गया है। व्यवस्थित रूप से जैन ग्रंथ या जैन साहित्य संकलित है और इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जो ब्राह्मण ग्रंथों में या बौद्ध ग्रंथों में नहीं बताया गया है, ऐसा इतिहास भी जैन साहित्य से हमें प्राप्त होता है। तो ये महत्वपूर्ण है इतिहास के स्रोत के रूप में। इनसे राजतंत्र, गणतंत्रों की, विभिन्न घटनाओं की, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक स्थितियों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। दूसरा हिस्सा आप देखेंगे साहित्य का, वह है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। इसके अंतर्गत पहला हम देखेंगे ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं। पहला कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के विषय में लिखा गया है 12वीं शताब्दी में। वास्तव में कहा जाए तो राजतरंगिणी पूर्णतः ऐतिहासिक ग्रंथ है। ऐसे ग्रंथों की हमारे यहाँ कमी है। दूसरा, सोमेश्वर रचित रासमाला और कीर्ति कौमुदी, ये गुजरात के इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। तीसरा, अमर सिंह रचित सुकृत संकीर्तन। चौथा, मेरुतुंग रचित प्रबंध चिंतामणि। पांचवां, राजेश्वर द्वारा प्रबंध कोश। छठा महत्वपूर्ण ग्रंथ है चचनामा, अली अहमद, या इसके विषय में कहा जाता है कि काजी इस्माइल ने इसको पहले लिखा था, अली अहमद ने बाद में उसको अपना नाम दिया। थोड़ा विवाद है इसमें, किंतु इन दोनों में से किसी एक ने लिखा था। सिंध के इतिहास के विषय में हमको इससे जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मौर्य काल और विशेषकर चंद्रगुप्त के काल में पूरा इतिहास हमको इसमें प्राप्त होता है। कूटनीति की जानकारी मिलती है, शासन, राजनीति, आर्थिक दशा,
धार्मिक दशा, राजा के कर्तव्य, किस प्रकार की व्यवस्था की जाती है, पूरी बारीकी के साथ हमें जानकारी प्राप्त होती है। अन्य ग्रंथों में शुक्र नीतिसार, कामानंदकीय नीतिसार, बृहस्पतस्य अर्थशास्त्र, बृहस्पतस्य अर्थशास्त्र। दूसरा अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ पाणिनि का अष्टाध्यायी, जो व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। पतंजलि ने इस पर महाभाष्य लिखा, अष्टाध्यायी पर टीका लिखी। इसमें मौर्य काल से संबंधित विवरण हमें प्राप्त होता है। कालिदास की कुछ रचनाएं, मालविकाग्निमित्र शुंगवंश के विषय में जानकारी देता है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ये पुष्यमित्र और यवनों के संघर्ष के विषय में हमें जानकारी प्रदान करता है। शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम, विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, नंदवंश के पतन और चंद्रगुप्त के राज्य का विवरण इससे हमें प्राप्त होता है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र से भी हमें ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त होती हैं। गार्गी संहिता, इससे यवन आक्रमण, यूनानियों के आक्रमण विषयक जानकारी हमें प्राप्त होती है। तीसरा देखेंगे जीवन चरित्र। वाणभट्ट पहला, वाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित, हर्ष काल के इतिहास की हमें जानकारी प्रदान करता है। कादंबरी भी इन्होंने ही लिखा था। दूसरा वाक्पतिराज द्वारा रचित गौडवाहो, कन्नौज के राजा यशोवर्मा या यशोवर्मन की जानकारी हमें प्रदान करता है। विल्हण रचित विक्रमांक देव चरित, चालुक्य राजा विक्रमादित्य का विवरण हमें प्रदान करता है। पद्मगुप्त द्वारा रचित नवशाह शांक चरित, परमार वंश के विषय में हमें जानकारी देता है। जय सिंह द्वारा कुमार पाल चरित इस काल की जानकारी देता है। आनंद भट्ट द्वारा रचित बल्लाल चरित, ये सभी राजाओं के नाम हैं, उनके चरित्र लिखे गए हैं, तो उस राजा के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। पृथ्वीराज रासव चंद्रवरदायी प्रसिद्ध कृति है। पृथ्वीराज चौहान के काल की जानकारी हमें प्रदान करता है। ये महत्वपूर्ण कुछ जीवन चरित्र हैं जिनसे उस काल के इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। चौथा विदेशी विवरण, इसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। विदेशी विवरण के अंतर्गत 4 भागों में अलग अलग देशों से, अलग क्षेत्रों से आए यात्रियों या लेखकों के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। पहला यूनानी विवरण। यूनानी विवरण को भी 3 भागों में बांटकर देखा जाता है। पहला सिकंदर पूर्व, दूसरा सिकंदर के समकालीन या सिकंदर के साथ जो आए, और तीसरा सिकंदर के बाद जिन लोगों ने विवरण दिया या भारत आए। पहला सिकंदर पूर्व जिन लोगों ने विवरण दिया, इसमें इतिहास के जनक माने जाते हैं हीरोडोटस, जिन्होंने हिस्टोरिका नाम का ग्रंथ लिखा। उत्तर पश्चिम भारत के उत्तर पश्चिम सीमा की जातियों का इन्होंने विवरण दिया। अखमनी साम्राज्य से संपर्क के विषय में इन्होंने चर्चा की। माना जाता है कि कुछ प्रमाण इन्होंने जुटाए थे, उस आधार पर लिखा। स्काइलेक्स, हिक्केटियस, मिलेटस, टेसियस ने भी भारतीय इतिहास या भारतीय घटनाओं के विषय में लिखा। इनमें से कोई भी भारत नहीं आया था, इसलिए इनके स्रोतों को जो इन्होंने लिखा इतिहास का विवरण, उसे बहुत विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। अनुश्रुतियों, जनश्रुतियों और सुनी सुनाई बातों पर इन्होंने भारतीय इतिहास के विषय में लिखा है। दूसरा सिकंदर कालीन या जो सिकंदर के साथ भारत आए, इनमें अरिस्टोबुलस, निरियाकस, ओनेसिक्रिटस, यूनेनीज ने आक्रमण तथा भारत का विवरण, भारत के संदर्भ में भारत के विषय में विवरण दिया है और सिकंदर के आक्रमण का विवरण दिया है। कुछ हद तक यह विश्वसनीय है, किंतु फिर भी एक पक्षीय है
यूनान के पक्ष को उत्तम दिखाने का प्रयास इन्होंने अवश्य किया है। इसके पश्चात सिकंदर के बाद जिन लोगों ने विवरण लिखा या भारत आए, इनमें सबसे मुख्य हैं मेगास्थनीज, दूसरा डायामेकस, तीसरा प्लिनी, चौथा एरियन, पांचवा प्लूटार्क, छठा कर्टियस, सातवां जस्टिन और आठवां स्ट्रेबो। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा, यद्यपि यह ग्रंथ मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। उद्धरण उसके हमें अनेक उस समकालीन जो लेखक थे उनके द्वारा इनका उद्धरण दिया गया है, इस रूप में ही हमें प्राप्त होता है। यह यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था भारत में। चंद्रगुप्त के शासन का विवरण इसने विस्तृत रूप में लिखा होगा, उसी के उद्धरण हमें प्राप्त होते हैं, उससे भी बहुत जानकारियां हमको प्राप्त होती हैं। भारत की संस्थाएं, कृषि की स्थिति, भूगोल का विवरण, काफी विवरण उन उद्धरणों से भी हमें प्राप्त होता है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नाम का ग्रंथ लिखा, टॉलेमी ने भूगोल लिखा, उसमें भारत का विवरण आता है। पेरिप्लस ऑफ एरिथिसियन सी, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी, विल्फ्रेड हार्वे शॉप ने इसको लिखा। इसमें भारत की वाणिज्यिक स्थिति, बंदरगाहों की स्थिति और प्राकृतिक दशा का विवरण हमें प्राप्त होता है। ये यूनानी विवरण के अंतर्गत हमने देखा। दूसरा चीनी विवरण, बुद्ध की भूमि को तीर्थ भूमि के रूप में मानकर अनेक चीनी यात्रियों ने भारत की यात्रा की। ऐतिहासिक विवरण में सर्वप्रथम सुमा चीन ने, चीनी इतिहासकार हैं, इन्होंने विवरण दिया था। प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत के विषय में इन्होंने लिखा। दूसरे फा हियान, फा का अर्थ धर्म, हियान का अर्थ आचार्य, फा हियान शब्द से अर्थ धर्माचार्य। 399 से 412 ईस्वी सन तक गुप्त काल में, विक्रमादित्य के काल में इन्होंने भारत की यात्रा की और विस्तृत विवरण भारत का इन्होंने दिया है। इससे काफी ऐतिहासिक स्रोत हमें प्राप्त होते हैं। दूसरे यात्री थे इसी रूप में वेंगसांग, इनका वास्तविक नाम जुआन च्वान। 629 में हर्षवर्धन के काल में इनका भारत आगमन हुआ, लंबे समय तक भारत में रहे और भारतीय इतिहास के विषय में, स्थिति के विषय में काफी कुछ इन्होंने भी लिखा है। यह भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है। तीसरा इत सिंह, इत सिंह 7वीं शताब्दी 675 ईस्वी सन में भारत आया। सुमात्रा से होता हुआ नालंदा में इसने 10 वर्षों तक अध्ययन किया और इसके पश्चात काफी सामग्री यहाँ से उसने जुटाई, बौद्ध धर्म से संबंधित, और चीन गया। पांचवा हुइली, वेंगसांग की जीवनी का लेखक है। इसने भी भारत के संबंध में काफी विवरण लिखा है। छठा मा त्वा-लिन ने भी जो ग्रंथ लिखा, उससे भी भारत के विषय में पर्याप्त जानकारी ऐतिहासिक स्रोत के रूप में प्राप्त होती है। यह रहा चीनी विवरण। इसके पश्चात तिब्बती विवरण, लामा तारानाथ के 2 ग्रंथ कंग्यूर और तंग्यूर, ये मौर्य काल के बाद का विवरण देते हैं, भारतीय इतिहास की सामग्री प्रदान करते हैं। चौथा मुस्लिम लेखकों का विवरण, इनमें अल-बरूनी सबसे महत्वपूर्ण है। तहकीकाते हिंद इसका ग्रंथ है। महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, इसने भारत में संस्कृत सीखा था और अध्ययन करने के बाद इसने ये ग्रंथ लिखा, जिससे भारत के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। इनके अलावा अल बिलादुरी, सुलेमान, हसन निजामी, फरिश्ता, अल मसूदी, इब्न खुदवा, अल इदरीसी आदि अन्य
लेखक और यात्री हैं जिन्होंने भारत के विषय में लिखा। ये भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में माने जाते हैं। पांचवा, विशुद्ध साहित्य। विशुद्ध साहित्य के रूप में जो रचनाएं हुई, जिनमें कालिदास के नाटक, उनसे आप सभी परिचित हैं। हर्षवर्धन ने नागानंदम, प्रियदर्शिका और रत्नावली नाटक लिखे जो तत्कालीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। बुद्ध स्वामी ने बृहत कथा नाम का ग्रंथ लिखा। खेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी नाम का ग्रंथ लिखा। सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखा। यद्यपि ये विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ हैं, किंतु कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। किसी न किसी रूप में उस काल के समाज की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा का चित्रण इनमें अवश्य हुआ है। छठा, संगम साहित्य। दूसरी से चौथी शताब्दी में दक्षिण में संगम साहित्य की रचना हुई। इनमें प्रमुख ग्रंथ हैं पत्थुपपात्तु, इत्थुथोकई, पतिदेन कीलकनक्कु। तीन महाकाव्य संगम साहित्य में प्रसिद्ध हैं, शिलप्पादिकारम, मणिमेखलई और जीवक चिंतामणि। संगम साहित्य से हमें चेर वंश के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। चोल, पांड्य, पल्लव और अन्य वंशों और राज्यों के बारे में दक्षिण भारत के इतिहास के विषय में पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाण और घटनाओं का विवरण हमें प्राप्त होता है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी दशाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब दूसरा हिस्सा हम देखेंगे साहित्य के अतिरिक्त, वह है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत ज्यादा प्रामाणिक माने जाते हैं। कारण इसका यह होता है कि वह उसी रूप में विद्यमान रहते हैं, कोई भी उसे देखकर उसकी व्याख्या कर सकता है। लिपि ज्ञान के पूर्व इतिहास मूल रूप से इन्हीं स्रोतों पर निर्भर है, पूर्णतः निर्भर है। इसके अंतर्गत अभिलेख, मुद्राएं, भग्नावशेष, स्मारक, उपकरण, कलाकृतियां, बर्तन आदि आते हैं। पहला, अभिलेख। अभिलेख महत्वपूर्ण है। कारण है कि ये समकालिक होते हैं उन राजाओं के जिन्होंने इसको लिखा। ये मुख्य रूप से संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा में लिखे गए। ब्राह्मी लिपि में ज्यादा लिखे गए हैं। कुछ स्थानों पर खरोष्ठ लिपि में भी हमें प्राप्त होते हैं। ये अभिलेख पत्थरों में, धातुओं में उत्कीर्ण किए गए हैं। मुहर, मूर्तियों, मुद्राओं, गुफाओं और पात्रों में भी उत्कीर्ण हैं। विषय वस्तु के आधार पर इनके अनेक विभाजन किए जाते हैं। जैसे देख लेंगे क्रम से किस प्रकार विभाजन किया गया है। भूमि अनुदान से संबंधित, शासक प्रशस्ति शासकों द्वारा की गई, व्यापारिक प्रशस्ति, प्रशासनिक, धार्मिक, इस तरह से अलग अलग उद्देश्यों से शिलालेख या उत्कीर्ण करने का कार्य किया गया है पत्थरों में अथवा धातुओं में। सर्वप्रथम जो अभिलेख प्राप्त होता है वह है पिपरवा का अभिलेख। 5वीं सदी ईस्वी पूर्व, जिला बस्ती। यह कलश लेख है, मुख्यतः सबसे प्राचीन माना जाता है भारत में अभिलेख के रूप में। सर्वाधिक अभिलेख अशोक के काल में हमें प्राप्त होते हैं। इनकी संख्या अभी भी बढ़ते ही जा रही है। अभी तक 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अधिकांश इसमें ब्राह्मी में लिखे गए हैं। 2 अभिलेख हैं जो खरोष्ठ लिपि में लिखे गए हैं, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा
के जो अभिलेख हैं जो वर्तमान में पाकिस्तान में हैं, ये खरोष्ठ लिपि में लिखे गए हैं। अफगानिस्तान में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो अरमाइक और ग्रीक लिपि और भाषा में लिखे गए हैं। नेपाल में भी इनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अन्य जो शिलालेख हैं वो धौली, कालसी, जौगढ़, सोपारा, एरागुड़ी और गिरनार में प्राप्त हुए हैं। लघु शिलालेख रूपनाथ, गुजरी, भाबरू, मास्की और सहस्राम में प्राप्त हुए हैं। स्तंभलेख दिल्ली, टोपरा में पहले था, उसे दिल्ली लाया गया, मेरठ से भी दिल्ली लाया गया फिरोज शाह के द्वारा। लौरिया नंदनगढ़ में स्तंभ अभिलेख है। लघु स्तंभलेख सांची और सारनाथ में। इनके अलावा 15 अन्य स्थानों में भी प्राप्त हैं। अशोक के अभिलेखों के अतिरिक्त हाथी गुम्फा में शिलालेख प्राप्त हुआ है। कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा इस काल का विवरण इसमें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के द्वारा उनके दिग्विजय किस तरह की यात्रा की उसका स्रोत प्रयाग प्रशस्ति ही है, समुद्रगुप्त द्वारा लिखित है। स्पष्ट उल्लेख इसमें हमें प्राप्त होता है। मेहरौली का स्तंभ अभिलेख प्रसिद्ध है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। भितरी का स्तंभ अभिलेख स्कंदगुप्त के द्वारा उस काल की जानकारी प्रदान करता है। ग्वालियर प्रशस्ति प्रतिहार वंश के विषय में जानकारी देता है, राजा भोज के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति उत्कीर्ण कराया गया। कुछ विदेशी अभिलेख भी हैं जिनसे भारतीय इतिहास की सामग्री हमें प्राप्त होती है। बोगाजोई एशिया माइनर में भारतीय उल्लेख इसमें है। वेद के समकालिक मंत्रों का उल्लेख है, देवी देवताओं का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। पर्सिपोलिस ईरान में और नक्शे रुस्तम ईरान में दारा प्रथम के द्वारा, जिनको प्रथम आक्रमणकारी के रूप में स्वीकार किया जाता है, इनके द्वारा उत्तर पश्चिमी भारतीय प्रदेश को अधिकृत किया गया था। प्रथम बार सिंधु नदी के तट तक ये पहुंचा था ईस्वी पूर्व 518 में। इसका उल्लेख पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम के अभिलेख से हमें प्राप्त होता है और अन्य विवरण भी प्राप्त होता है। तो ये कुछ विदेशी अभिलेख भी हैं जिनसे भारतीय इतिहास के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे मुद्राएं। मुद्राएं या सिक्के। मुद्राएं सोना, चांदी और तांबे से अथवा मिश्रित धातु से बनाई जाती थी। इनमें राज चिन्ह, तिथि, विरुद्ध, चित्र, राजा का नाम आदि अंकित किया जाता था। आहत मुद्राएं भी हमें प्राप्त हुई हैं। पंचमार्क मुद्रा इनको कहा जाता है। आहत मुद्रा से ही स्पष्ट है कि इनको आहत कर निर्मित किया जाता है, ठोक कर, पीट कर बनाया जाता था। इसमें अन्य उल्लेख तो नहीं हो सकते थे, चिन्हों का अंकन किया जाता था। ये आहत मुद्राएं भी महत्वपूर्ण हैं। चौथा, ईस्वी पूर्व 300 से ईस्वी सन 300 तक ये सिक्के या मुद्राएं इतिहास जानने के मुख्य स्रोत के रूप में विद्यमान हैं। प्राप्त सिक्के जो हमें प्राप्त होते हैं, बैक्ट्रिया या यूनानी जो जानकारी हमें प्रदान करता है वो बैक्ट्रिया या यूनानी सिक्का है। दूसरा, सीथियन सिक्के उनके राज्य, उनके आक्रमण की जानकारी प्रदान करते हैं। पार्थियन या पार्थिया के क्षेत्र का सिक्का, ये उनके यहाँ पर राज्य होने का विवरण हमें प्रदान करता है। सातवाहन सिक्के सातवाहन वंश विषयक जानकारी प्रदान करते हैं। यौधेय क्षेत्र के सिक्के, शकों के सिक्के गुजरात के क्षेत्र में
शकछत्र किस प्रकार राज्य करते थे, कहाँ कहाँ राज्य करते थे, उसकी जानकारी प्रदान करते हैं। पांचाल क्षेत्र के सिक्के, मालव सिक्के, गुप्तकालीन कलात्मक सिक्के, रोमन सिक्के जो दक्षिण भारत में प्राप्त हुए हैं व्यापारियों के माध्यम से, ये पर्याप्त मात्रा में सिक्के हमें प्राप्त होते हैं भारत में, और सिक्के अति महत्वपूर्ण हैं। इनमें विशेष बात यह होती है कि आर्थिक स्थिति की जानकारी सिक्कों को देखकर ही हमें प्राप्त हो जाती है। स्वर्ण सिक्के हैं तो आर्थिक स्थिति उत्तम है, चांदी के सिक्के हैं तो मध्य स्थिति है, तांबे के सिक्के हैं तो राज्य की स्थिति, आर्थिक स्थिति कमजोर है। दूसरा, तिथि निर्धारण इनसे बड़ी आसानी से हो जाता है। धर्म का ज्ञान हमें प्राप्त होता है यदि उसमें देवी देवताओं के चित्र अंकित किए गए हैं, कोई चिन्ह अंकित किया गया है, तो उस राजा के धर्म की हमको जानकारी प्राप्त होती है, राज्य के धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। कला का ज्ञान होता है, सिक्के की आकृति को देखकर, उसके अंकन आकार को देखकर तकनीकी स्थिति क्या थी इसकी जानकारी प्राप्त होती है। साम्राज्य की सीमाओं की जानकारी प्राप्त होती है, कहाँ कहाँ तक सिक्के प्राप्त होते हैं। अधिक सिक्के प्राप्त हो रहे हैं तो वहाँ तक राज्य की सीमा है, कम सिक्के हैं तो उसका प्रत्यक्ष अधिकार उन क्षेत्रों पे नहीं है, या तो व्यापारिक संबंध है। इन सभी का निर्धारण सिक्कों के माध्यम से होता है। शासकों की रुचि का ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए सिक्के में प्रदर्शित किए गए, कलात्मक अभिरुचि की जानकारी होती है। वीणा वादन में उनकी रुचि थी, संगीत में रुचि थी, दरबार में अवश्य संगीत का प्रयोग होता रहा होगा, और फिर इसके अन्य प्रमाणों से भी इसकी पुष्टि हो जाती है। नवीन तथ्य भी इन सिक्कों से प्राप्त हो जाते हैं। रामगुप्त का सिक्का प्राप्त हुआ, पहले उन्हें ऐतिहासिक नहीं माना जाता था, किंतु यदि सिक्का मिला है तो वह राजा अवश्य हुआ होगा। तो नवीन तथ्य भी हमें इस प्रकार प्राप्त होते हैं। विदेशी संबंध भी इन सिक्कों से प्राप्त होते हैं। जिन जिन देशों के सिक्के हमारे देश में मिलते हैं उससे उन देशों के साथ हमारे संबंध स्पष्ट हो जाते हैं, या हमारे सिक्के जिन देशों में प्राप्त होते हैं उन देशों के साथ हमारे संबंध स्पष्ट हो जाते हैं। तीसरा, स्मारक एवं भग्नावशेष। इनके प्रकार किस किस प्रकार से ये भग्नावशेष प्राप्त होते हैं। महल के रूप में, मकान के रूप में, चैत्य और विहार के रूप में, स्तूप, मठ, मंदिर, नगर, कलाकृतियां, बर्तन, टेराकोटा और अन्य सामग्री के रूप में इन प्रकारों में ये प्राप्त होते हैं। स्मारक एवं उत्खनन स्थल और वहां से प्राप्त सामग्री। उत्खनन स्थल में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, तक्षशिला। ये सिंधु घाटी से संबंधित मुख्य 3 स्थल हैं। तक्षशिला, मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र, नालंदा, सांची, भरहुत, बनवासी, पट्टदकल, चित्तल दुर्ग। छत्तीसगढ़ में देखें तो सिरपुर, आरंग, ताला, खरौद। इन स्थानों पर छत्तीसगढ़ में स्मारक हैं। सिरपुर, आरंग, ताला, खरौद मंदिरों की भरमार है, यहाँ पर स्मारक के रूप में देखे जा सकते हैं, पुरातत्व स्थल के रूप में देखे जा सकते हैं। इसके बाद कलाकृतियां एवं बर्तन। उत्खनन स्थलों से जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा का उल्लेख हमने अभी किया। अनेक उपकरण और कलाकृतियां, टेराकोटा, चित्रित, धूसर, रंगाई वाले बर्तन, मूर्तियां, मातृ देवी की मूर्तियां बड़े पैमाने पर प्राप्त हुई हैं। नर्तकियों की मूर्तियां, नटराज, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां, सालभंजिका की मूर्तियां, एक श्रृंगी बैल, सामान्य बैल, पशुपति और अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। चाक, हल, खिलौने,
गाड़ियाँ, अनेक प्रकार के अन्य खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। तो ये कलाकृतियाँ, बर्तन और अन्य उपकरण हैं, यह भी इतिहास जानने के स्रोत के रूप में पर्याप्त मात्रा में भारत में विद्यमान है। निष्कर्ष के रूप में हम देख सकते हैं, भारत में ऐतिहासिक सामग्रियों के विषय में ये कहा जा सकता है कि तिथि क्रम निर्धारण में इतिहास के भारत में प्राचीन काल में समस्या है। पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्रियों की कमी महसूस होती है, विशेषकर तिथि क्रम निर्धारण में। परंतु इतिहास लेखन असंभव नहीं है, सामग्री पर्याप्त है। आवश्यकता है अतिरंजना, कथा से तथ्य निकालने के विधि की। प्राचीन दृष्टिकोण जो भारतीयों का था घटनाओं के विषय में, इतिहास के विषय में, वह यूरोपीय अवधारणा से पृथक था। सबक महत्वपूर्ण था, न कि घटनाएं। पश्चिम की तुलना में भारत में कम भौतिकवाद या कम भौतिकवादी भारतीय संस्कृति का होना भी इसके लिए जिम्मेदार है। अंत में डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी का कथन उद्धरणीय है। लिखते हैं, अतः आवश्यकता इस बात की है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग कर इतिहासकार उपलब्ध सामग्री में से अतिरंजित एवं शब्दजाल युक्त विवरण को त्याग कर वास्तविक तथ्यों के आधार पर इतिहास का सृजन करें। धन्यवाद।